आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता कैसे है और इसके कारणों के अलावा हम जानेंगे कि इसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि ये है क्या और किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन वो वैस्कुलर डिजीज है जिसमें मेल सेक्सुअल ऑर्गन तनाव लेने में असमर्थ हो जाता है, यानी कि इसकी इनेबिलिटी टू इरेक्ट कंडीशन को हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। ये कंडीशन होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें से कुछ एक हम बात करें तो बहुत ज़्यादा हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के साथ या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स में, वो लोग जिनमें स्मोकिंग की आदत बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा बहुत ज़्यादा तनाव के कारण भी ये कंडीशन हो जाती है। तो ये सभी चीज़ें इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बहुत ही कॉमन से कारणों में देखी जाती है और इसकी उम्र के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये 50 से 52 की उम्र के बाद के पेशेंट्स में ज़्यादातर देखा जा सकता है। ये मोस्ट कॉमनली अधेड़ उम्र के लोगों में ही होता है, लेकिन आजकल कुछ कंडीशंस की वजह से या कुछ सिचुएशंस की वजह से ये बहुत सारे लोगों में एडल्टहुड में भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ और भी कारणों के बारे में बात करें तो कुछ मेडिकेशंस जैसे कि स्टेरॉयडल या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की वजह से, कीमोथेरेपीज की वजह से कैंसर पेशेंट्स में जो होती हैं, और इसी के अलावा रेडियोथेरेपी के दुष्प्रभावों के कारण भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना देखा जा सकता है। इन सभी कंडीशंस की वजह से पीनिस के अंदर ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और इसी की वजह से तनाव आने में दिक्कत होती है। इसके सबसे कॉमन कारण के बारे में बात करें तो वो वैस्कुलर डिजीज की वजह से होता है, जिसमें कि 40% सबसे अधिक यही रेलेवेंट है। और इसके अंदर जो बहुत कॉमन से कारण आते हैं वो हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या एक्सरसाइज की कमी की वजह से, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग या टोबैको की यूज़ की वजह से होने वाले कारण इसमें देखे जा सकते हैं। 30% डायबिटीज़ की वजह से, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर बढ़ जाने की वजह से भी देखा जा सकता है। डायबिटीज़ से जूझ रहे आधे से ज़्यादा लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखा जा सकता है। ये आंकड़े बहुत ही ज़्यादा हैं अगर हम देखें एक कॉमन तौर पे कंडीशन की वजह से। तो ये डायबिटिक कंडीशन कैसे इसमें रिस्पॉन्सिव लेवल पे असर डाल रही है, तो ये फॉर्मिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से नाइट्रस ऑक्साइड का रिसाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सर्कुलेटरी प्रोसेस के बीच में, और इसी की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्रिएट हो जाता है। तो ये डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा वेस्कुलर और नर्वस लेवल पे डिस्टर्ब करता है ह्यूमन बॉडी में, और इसी के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा वीक कर देता है नसों को, और इसी की वजह से तनाव होना कम हो जाता है। दवाइयों के बारे में बात करें तो कुछ हाइपरटेंशन से रिलेटेड दवाइयाँ और इसी के अलावा बहुत ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन की वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखा जा सकता है। इन दवाइयों की वजह से बहुत ज़्यादा बीटा ब्लॉकर्स क्रिएट होते हैं और ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्रिएट कर देते हैं। ये मेडिकेशंस 15% लोगों को इफेक्ट कर रही हैं, और इसके अलावा बाकी के बचे 15% में से 10% न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से होने वाले इरेक्टाइल डिसफंक्शंस हैं, जिनमें कि स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव चेंजेस या न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से हो जाने वाले इरेक्टाइल डिसफंक्शंस हैं, जिनमें कि आप काउंट कर सकते हैं अगर कोई इंजरी का केस है जिसमें कि बहुत ज़्यादा पीनिस लेवल पे इंजरी हुई है, तो उन लोगों को भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत कॉमनली देखा जा सकता है। कुछ सर्जिकल कंडीशंस के बारे में बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी की वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखा जा सकता है, क्योंकि इस दौरान होने वाले न्यूरोलॉजिकल कट्स की वजह से कई बार पेशेंट को तनाव में कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस की वजह से, जैसे कि बहुत लंबे समय से पेशेंट को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज रही हो या यूटीआईज की वजह से भी इस तरह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। बाकी के बचे 5% में बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी ये कंडीशन पैदा हो सकती है, जैसे कि लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से, एल्डोस्टेरोन की कमी की वजह से, और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा हाइपोपिट्यूटरिज्म की वजह से भी ये कंडीशन देखी जा सकती है। अगर आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन से होकर गुजर रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से जाके मिलना होगा और उनसे बताना होगा कि ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट साइन हो सकता है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अलावा ये बहुत ज़्यादा इनकॉम्पिटेंस लेवल पर वेस्कुलर डिजीजेस से रिलेटेड भी सिम्टम हो सकता है। तो आपका डॉक्टर आपसे प्रॉपरली क्वेश्चन करेगा और आपको आइडेंटिफाई करेगा कि ये कंडीशंस क्या हैं और किस कारण से हो रही है। वो आपसे पूछ सकता है कि इसके पीछे कोई चोट तो नहीं है या किसी मेडिकेशन की वजह से इस तरह से ये कंडीशन चल रही है, या फिर वो आपको एग्जामिन करने के अलावा
आपके टेस्ट करवाएगा, जहां वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को भी चेक करवा सकता है। और इसी के साथ साथ आपका अल्ट्रासाउंड यानी कि पीनाइल डॉपलर या फिर स्क्रोटल डॉपलर करवा के भी आपको आइडेंटिफाई करेगा कि कोई इंटरनल वेस्कुलर डिजीज इसकी वजह से रिलेटिव तो नहीं है। वो आपसे ये सवाल भी पूछेंगे कि ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या इरेक्शन बहुत सडन है या ग्रेजुअली डेवलप होती है, और इसके अलावा कोई परफॉर्मेंस एंजाइटी तो इससे रिलेटेड नहीं है। तो ये सारी चीजें जानकर वो डॉक्टर आपको इंडिकेट करेगा कि इसके पीछे क्या कारण होंगे, और ये सभी क्वेश्चंस करके वो डॉक्टर आपको बताएगा कि आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वेस्कुलर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, या फिर आपको साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से होकर गुजरना पड़ रहा है, या इसके अलावा हार्मोनल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। तो ये चारों ही टाइप्स आपको क्लियरली एक्सप्लेनेशन में आ जाएंगे और आपका ट्रीटमेंट उसके दौरान आप डिसाइड कर पाए। यहाँ हम कंडीशंस के बारे में बात करें तो ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत इजीली ट्रीटेबल है जब तक कि आपको बहुत सडन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं है। अगर सडन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के सिम्टम्स हैं तो पीनाइल डॉपलर के टेस्ट में आपको एक कंडीशन देखने को मिलेगी जिसे हम आर्टेरियो वीनस फिस्टुला कहते हैं, और ये कंडीशन अगर है तो इसके लिए सर्जिकल मैनेजमेंट करना होगा और तभी जाके ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रिकवर होगा। अदरवाइज ये मेडिकेशन से रिकवर किया जा सकता है और दवाइयों से रिकवर करने के बाद ये वापस परेशान भी नहीं करता। यहाँ हम मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो मैनेजमेंट के लिए आपको वही करना होगा जो आपको एक हेल्दी हार्ट के लिए करना होगा। अगर आपका हार्ट हेल्दी है तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो ही नहीं सकता। तो पहले अगर हम बात करें तो डाइट में आपको बहुत सारी हेल्दी चीज़ें इंक्लूड करनी होंगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना होगा, बहुत अच्छे तौर पे आपको वॉक मेंटेन करनी होगी, एक्सरसाइजेस के अलावा बहुत ज़्यादा अच्छा योगा करना होगा, एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करना होगा। तो ये सभी चीज़ें आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से रिकवर होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। आपको डाइट में सभी चीज़ें फ्रेश यूज़ करनी होगी, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, और इसी के अलावा बहुत ज़्यादा इस ऑयली और स्पाइसी डाइट से बचना होगा। तो इसके साथ साथ आपको बहुत स्पेसिफिक पॉलीअनसैचुरेटेड ऑयल या फैट का इस्तेमाल करना होगा। ये पॉलीअनसैचुरेटेड ऑयल्स जैसे कि ऑलिव ऑयल और राइस ब्रान ऑयल आपके दिल के लिए भी अच्छे हैं, और इनके अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं ये आपकी वेस्कुलर कंडीशंस को बहुत हेल्दी रखती हैं और ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ आपको पैकेटेड फूड को भी अवॉइड करना होगा। बहुत ज़्यादा पैकेटेड फूड जैसे कि रेड मीट जो कि डिब्बे में बंद होके आते हैं, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा तला भुना खान पान, पैकेटेड चिप्स या चाउमीन, ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड्स, या ये सभी अनवांटेड डाइट आपको अवॉइड करना होगा ताकि आपका हार्ट हेल्दी डाइट पे शिफ्ट हो सके। ये हेल्दी डाइट प्रोटीन डाइट है, फाइबर, अच्छा लिक्विड डाइट आपको लेना होगा। इसी के अलावा बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल भी करना होगा। मैं आपको सबसे सॉफ्टेस्ट तरीका बताऊं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से रिकवर होने के लिए, तो आपको 60 मिनट्स की वॉक हफ्ते में 3 दिन जरूर करनी होगी। मल्टीपल्स ऑफ स्टडीज में ये पाया गया है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से रिकवर होने में ये वॉक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रही है, और इस दौरान होने वाला सर्कुलेटरी फंक्शन आपकी सारी ही वेसल्स को बिल्कुल डिटॉक्सिफाई कर देता है और आपको हेल्दी रखता है। जरूरी नहीं है कि ये वॉक आप एक ही बार में करें, आप 10-10 मिनट की वॉक डिफरेंट टाइम्स पे या डिफरेंट सिचुएशंस में मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन आपको स्ट्रेस फ्री और साउंड माइंड से ये वॉक करनी होगी। तो सुबह के टाइम, शाम के टाइम, जब भी आपको समय मिले एक हेल्दी वॉक जरूर लीजिए, और अपने साथ किसी और को भी ले जाइए ताकि वो भी अपनी हेल्दी वॉक मेंटेन कर सके। यहाँ हम प्रिवेंशन के बारे में बात करें तो स्ट्रेस मैनेजमेंट और डिप्रेशन से बच के भी आप इन कंडीशंस को रिस्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने डॉक्टर से भी बात करनी होगी कि कहीं आपको वो किसी ऐसी दवाई पे तो नहीं चला रहे जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को पैदा करता है, जैसे कि कुछ एक एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, फिनेटोइन या बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन हैं, या थायाजाइड के अलावा बहुत सारी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की वजह से भी ये कंडीशन पैदा होती है। इनके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी होगी और उससे बोलना होगा कि कुछ ऐसी दवाइयों पे आपको डालें जिनके साइड इफेक्ट्स बहुत कम हैं, और इस तरह के साइड इफेक्ट्स तो बिल्कुल भी ना हो। ये कंडीशन अगर पैदा हो जाती है तो रिकवर करने में बहुत परेशानी होती है। तो इन सभी चीज़ों का ख्याल आपको रखना होगा। कई बार हम बहुत स्पेसिफिकली इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते और हमें पता ही नहीं लगता कि इस तरह की किसी कंडीशन के लिए ऐसे भी कुछ कारण हो सकते हैं, और बाद में हमें परेशानी होती है, हमें लगता है कि पता नहीं कैसे ये परेशानी आ गई जीवन में।
हाँ, आपको अल्कोहल का इस्तेमाल भी बंद करना होगा। अल्कोहल की वजह से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पैदा होता है और बहुत ज़्यादा क्रॉनिक अल्कोहलिक्स जिनको बहुत ज़्यादा आदत पड़ चुकी है अल्कोहल लेने की, उनकी वेस्कुलर कंडीशंस इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अल्कोहल को बिल्कुल त्याग दें, या अगर नहीं छोड़ सकते तो बिल्कुल सिग्निफिकेंट अमाउंट में कम तो जरूर कर दें, क्योंकि अगर इसको आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं तो आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रिकवर नहीं होगा। कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि कोई ऐसी दवाई है क्या जिससे इंस्टेंटली इस कंडीशन को रिकवर किया जा सकता है, आज लिया जाए और आज ही के आज इसमें रिस्पॉन्स देखने को मिल जाए। तो मैं यहाँ कोई सप्लीमेंट सजेस्ट नहीं करूंगा या कोई ऐसी दवाई भी नहीं सजेस्ट करूंगा जो आपको इंस्टेंट कोई रिस्पॉन्स दे दे, क्योंकि ये सप्लीमेंट्स टॉक्सिक होते हैं और बहुत ज़्यादा मिक्सड होते हैं कुछ अदर मेडिकेशंस के साथ। तो यहाँ टिलेडाफिल और इसके अलावा सिल्डेनाफिल दोनों ही चीज़ें मैं अवॉइड करने के लिए बोलूँगा। और ये बहुत ज़्यादा इंस्टेंटली अगर आपको रिस्पॉन्स दे भी रहे हैं तो भी मत लीजिए, क्योंकि आगे के लिए आपकी वेस्कुलर कंडीशंस पे और ज़्यादा दुष्प्रभाव ही डालने वाले हैं। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक के साथ। तो इन्हीं सब मैनेजमेंट्स के साथ और डाइटरी चेंजेस के साथ रिजीम फॉलो करके आप अच्छी और हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर पाएंगे और ये सभी चीजें आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रिकवर करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। तो यहाँ हम आगे बात करें कि क्या दवाइयां हैं जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को रिकवर करने में आपको हेल्प करने वाली है। तो पहली दवाई के बारे में अगर मैं बात करूं तो एसिड फॉस्फोरिकम आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी दवाई है। अगर आपका बैकग्राउंड रहा है, हिस्ट्री रही है मास्टरबेशन की या इस तरह के किसी भी मेडिकेशन से रिलेटेड दुष्प्रभाव या बीमारियों से रिलेटेड दुष्प्रभाव आपको रहे हैं, तो ये फिजियोलॉजिकली आपकी नसों को रिस्टोर करने में आपको हेल्प करेगा। सेकंड दवाई जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है कैलेडियम सेग्विनम। कैलेडियम उन लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभकारी है जिनको न्यूरोलॉजिकल लेवल पे कोई ना कोई डिसऑर्डर रहा हो और उसी के साथ साथ स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से होने वाले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को रिकवर करने के लिए ये दवाई काफी ज्यादा लाभकारी मानी जाती है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स इसमें देखा भी जाता है। यहाँ हम बात करें कि बहुत प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन के साथ तनाव की कमी के लिए क्या यूज किया जाए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप योहिम्बिनम मदर टिंचर का इस्तेमाल करें दिन में 3 बार 20-20 बूंद आधा कप पानी में, और उसी के साथ साथ टर्नेरा यानी कि डामियाना का मदर टिंचर भी आप ले सकते हैं, ये भी काफी ज्यादा लाभकारी पाई जाती है। तो इसी के साथ साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए सजेशंस और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आपके पास मेरी सारी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे है। धन्यवाद।